दोस्तों, सबसे बड़ी वजह क्या है कि हर साल लाखों स्टूडेंट मेहनत करने के बावजूद भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में फेल हो जाता है। नोट्स की कमी नहीं, बुक की कमी नहीं, सिर्फ ऐसे 5 मिथ जिसकी वजह से ये होता है। आज मैं उन मिथ को ब्रेक करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आप भी उस मिथ के ट्रैप में ना फंसे, ताकि 2025 का सिलेक्शन आप आराम से ले पाए। इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिससे मैंने ये मिथ की ट्रैप से भी बचा और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में काफी अच्छा योगदान भी मिला और इंटरव्यू तक भी पहुंचा। इसी के साथ आप भी मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा मिथ अभी तक ट्रैप में फंसे हुए थे। ओके, चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि मिथ वन क्या है। मोर बुक इज इक्वल टू मोर सिलेक्शन। ये मिथ है कि ज्यादा कर बुक पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली करंट अफेयर्स विल सेव मी, सिर्फ करंट अफेयर करने से हो जाएगा। तीसरा है कि लास्ट 1 मंथ स्पीड रिवीजन सेव ऑल, मतलब एक लास्ट का 30 दिन बचा है, मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे से रिवीजन कर लूंगा, 12 14 घंटा 18 घंटा पढ़ लूंगा, मेरा आराम से निकल जाएगा। चौथा है कि मॉक टेस्ट स्कोर डिफाइंड सक्सेस। तो ऐसा लगता है कि मेरा मॉक टेस्ट में अगर 130 140 आ गया तो मैं आराम से क्वालिफाई कर लूंगा। और लास्ट में है कि लक डिसाइड सिलेक्शन, कि लक डिसाइड करता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। और साथ में मेरा व्यूज क्या है इसके पीछे, मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी को कितना इंपॉर्टेंट देना है, कोचिंग नोट्स को कितना इंपॉर्टेंट देना है, प्रीलिम्स क्लियर कैसे करेंगे। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का क्या रोल होता है और मल्टीपल मॉक टेस्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिथ वन के ऊपर से कि आप जितना मोर बुक्स पढ़ोगे और मोर सिलेक्शन आपका होगा, जितना ज्यादा बुक पढ़ोगे उतना आपका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा मिथ है। आज भी सब जन ये सोचते हैं कि मल्टीपल सोर्स पढ़ते हैं, तो मल्टीपल सोर्स पढ़ने से क्या होता है कि क्रिएट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग जाता है, जिसकी वजह से नो क्लियरिटी क्लियरिटी नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हमेशा घटना चक्र पढ़िए, उसके साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं हिस्ट्री के लिए अदर अदर सोर्सेज बताता हूँ, यूजुअली मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल भी जाएगा, जैसे एनसीईआरटी बताऊंगा, कुछ कुछ उड़ान मैगजीन भी बताऊंगा। तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी एक क्लियरिटी आती है कॉन्सेप्ट में कि आपने कैसे कैसे उसको वर्क किया। ओके, तो उसी के वजह से एक लिमिटेड सोर्स हो गया तो आपकी क्लियरिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। अब क्लियरिटी कैसे इंक्रीज होती है? मल्टीपल टाइम रिविजन से। अब वो रिवीजन क्या करना है ये कैसे पता चलेगा? तो ये बताता है आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि स्टैंडर्ड बुक के रिसोर्सेज कितने आपको कैप्चर करने हैं और साथ में करंट अफेयर, उस करंट अफेयर को कैसे अलाइन करके साथ में चलना है। तो पीवाईक्यू आपने देखा, फिर करंट अफेयर को देखा, तो दोनों साथ में कैसे अलाइन करके आपको चलना है, ये आपको क्लियरिटी तभी आती है जब आपने पीवाईक्यू को अच्छे से गो थ्रू किया है। तो क्या हो जाता है इसका? यूपी यूपी पीसीएस रिपीटेड पैटर्न नॉट पब्लिशर। एक चीज हमेशा याद करना, यूपी पीसीएस जो कमीशन है वो पैटर्न रिपीट करता है, ना कि कोई पब्लिशर आपने टेक्ना, अरे कोई मैगरा हिल की बुक ले ली, कोई किसी ने परीक्षा वाणी ले ली, कुछ ले ली। हमेशा एक चीज क्लियर क्लियर रखना, जितना आपने पीवाईक्यू से गो थ्रू होगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। ठीक है। दूसरा मिथ है ओनली करंट अफेयर विल सेव मी, कि सिर्फ करंट अफेयर ही है जो आपको सिर्फ बचा सकता है। और यूजुअली बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर भी ये बोलते हैं कि भाई मैंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के गया, मेरा आराम से हो गया। क्योंकि करंट अफेयर एक गेम चेंजर, नो डाउट है, होता है, मगर किन के लिए होता है? जिनका स्टैटिक ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। अब जिनका स्टैटिक स्ट्रांग ही नहीं है, वो भले ही कितना भी करंट अफेयर पढ़ के जाए, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की बात सुन के गए हो। अब यहाँ पे क्या ना, ओवर फोकस कर लेते हैं कुछ लोग करंट अफेयर को, कि भाई अब करंट अफेयर में कर लूंगा, बस मोर देन इनफ है, मैं पूरा रट के जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक का क्या? स्टैटिक तो आपको करनी पड़ेगी। तो लास्ट 5 ईयर्स में क्या हो रहा है, 60% जो पेपर है वो स्टैटिक सोर्स से आ रहा है, और 30% करंट अफेयर से आ रहा है, और 10% कहाँ से आ रहा है? जो 10% मिसलेनियस टॉपिक से आ रहा है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ के आते हो तो 30% आप करंट अफेयर को अच्छे से क्लियर कर पाते हो, रेस्ट 60% स्टिल स्टैटिक कवर करता है। और इसमें से भी 30% में जो आपको करंट अफेयर दिख रहा है, इसमें स्टैटिक का सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, स्टैटिक को भी इक्वली फोकस करना है, करंट अफेयर को भी इक्वली फोकस करना है। इसके बारे में मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं अपना खुद का एक व्यू पॉइंट रखूंगा। करंट अफेयर मैटर्स ओनली इफ यू हैव अ स्टैटिक फाउंडेशन। ऑब्वियसली, अभी जैसे कि मैंने बताया कि बिना स्टैटिक फाउंडेशन के आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी अभी तमिलनाडु में केसेस चल रहा था, गवर्नर को लेके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके चल रहा है, आपने करंट अफेयर में तो पढ़ लिया, अब आपको स्टैटिक ही नहीं पता कि कैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसका आर्टिकल क्या है। इसी के साथ मुझे जरूर बताना वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है वो क्या है, ये जरूर मुझे बताना। और दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट को जो ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है उनके ऑफिस की ओथ का, कि फर्स्ट में मेंशन है, सेकंड में मेंशन है, थर्ड में मेंशन है, फोर्थ में मेंशन है, ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब करंट अफेयर में चल रहे हैं, आपने इसको स्टैटिक के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको आगे, जैसे कि इसी बार कुछ हेरिटेज को मिला था, कुछ
यूएन की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज बुक्स को मिला था, कल्चरल हेरिटेज बुक्स को, जैसे कि इस बार मिला था भागवत गीता को मिला था, नाट्य शास्त्र को मिला था। तो हो सकता है इसके ऊपर से पूछे, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से पूछा जा सकता है। तो इन चीजों के ऊपर आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। मिथ थ्री क्या है? लास्ट 1 मंथ हम बहुत तेजी से पढ़ेंगे, 14 घंटा देंगे, 15 घंटा देंगे, और डेफिनेटली हमारा निकल जाएगा। ये यूजुअली सबके दिमाग में होता है, और कुछ लोग ये बोलते भी हैं। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना झूठ है, लेकिन एक चीज तो मैं ये जानता हूँ कि लास्ट के 1 मंथ में ये सब एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? हाँ, डेली आपको उतनी ही मेहनत करते रहनी है। एक लास्ट के मंथ में ये सोच के जा रहे हो कि भाई मेरे तो सब कुछ तैयार है, नोट्स तैयार है, मैं कर लूंगा। ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या करेगा सर, ये समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह, ऐसे चलता रहेगा। इवन मैं भी अभी जितने भी अपने एस्पिरेंट से बात करता हूँ, तो कभी कोई बोलता है कि मैंने ये चीजें की, ये चीजें की, क्यों की? क्योंकि मुझे एक एस्पिरेंट्स ने, जो कोई सिलेक्टेड है, उन्होंने ये चीजें बताई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? देखिए, इसी के लिए हमने 1-to-1 मेंटोरशिप बैच भी लॉन्च किया है, जिसमें आप आके आराम से ज्वाइन हो जाइए, और उसमें आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में गाइड भी करूंगा। इसी के साथ हमारा बैच भी है। आप उस बैच में डेली एमसीक्यू और डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका कंसिस्टेंटी बना रह सकता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की होती है इस एग्जाम में। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का काम करेगी। ओके, तो लास्ट मंथ में क्या करना है आपको, ये हम हमारे ग्रुप में बताया भी जा रहा है, और काफी 2-3 महीने से काफी लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखी भी है। अभी चिल करो, लास्ट के 30 डेज में रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रिवाइज इज ए प्रोसेस, नॉट अ लास्ट मिनट मेरेकल। समझ गए? तो रिवीजन एक प्रोसेस होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है? आपने बुक का एक नोट्स बना लिया, यूजुअली क्या करते हैं, सब क्लासेस में जाते हैं, तो जो क्लासेस वालों ने नोट्स बनाया वही फॉलो कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो एवरेज नोट्स है, मतलब सबके लिए इक्वली प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें आपके लूप होल्स पता चल रहे हैं। आपने क्या क्या लूप होल्स किए, आपके क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि मुझे कुछ चीजें याद है और वो मैंने नोट्स में लिखा है, अब मुझे वो जरूरत ही नहीं है, तो आप दूसरे नोट्स बनाइए, कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें आप सिर्फ उन चीजों को लिखो जो आपको याद नहीं हो पा रहे। तो उससे आपके नोट्स और वर्दी बन जाएंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो याद होती है, मगर ओवर टाइम के बाद भूलने लग जाते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो उसको कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके नोट्स काफी क्वालिटी एनरिच होके आ जाएंगे। ओके, 3 फेज में रिवाइज कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है। पहला, वीकली करिए, 24 आवर्स में करिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो विद इन 24 आवर्स में उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, वरना तो दिक्कत सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने 24 आवर्स में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। उस शॉर्ट नोट्स को बनाते समय आपकी एक आइडियोलॉजी चलती है, एक आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो इवेंट आप मिस करने लग जाओगे, तो बाद में जब आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, तो आपको खुद के ही शॉर्ट नोट्स नहीं समझ में आएंगे। इसके लिए हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स को 20-24 आवर्स में रिवाइज करिए, फिर वीक में रिवाइज करिए, फिर मंथली रिवाइज करिए। एटलीस्ट इतना तो करिए। जब एग्जाम को लास्ट के 10 से 15 दिन बचा रहता है, तो आप ऑलरेडी उसको 5 से 6 बार रिवाइज करोगे, मगर कब कर पाओगे? जब आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने कैसे उसको शॉर्ट नोट्स में बनाया। ओके, अब इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जब शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में, सबसे बड़ा कि स्टूडेंट हु लीव स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत घटना चक्र फॉर लास्ट मिनट्स के लिए, कि हमेशा ये सोच के रखते हैं मैंने नोट्स तो बनाया नहीं है। मैंने यूजुअली बहुत सारे लोगों से बात भी की है, और अप्रोक्सीमेटली मैंने 500 लोगों से बात की इस चीज के ऊपर से। तो वो उनका बोलना क्या होता था कि हमने घटना चक्र लास्ट मिनट्स के लिए रखे हैं, और घटना चक्र हम लास्ट के मंथ में पूरा रट लेंगे। अब एक एक बुक इतनी इतनी मोटी है, आपने उसके एक एक पेज को भी पलटना चालू कर दिया, खत्म भी करना चालू कर दिया, आपको 2 से 3 दिन लग जा रही है एक बुक को खत्म करने में। स्टिल आपको यही फील हो रहा है कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और वहीं पे आपने नोट्स बना लिया है, कोई एक घटना चक्र के पूरे 10 से 8 पेज में खत्म कर दिए नोट्स। अब आप उसको रिवाइज करके जाओगे, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने घटना चक्र इतने दिन में आराम से रिवाइज कर ली। तो यहाँ पे नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि लास्ट मंथ में आपके नोट्स सबसे बड़े की रोल करते थे, स्पेसिफिकली 20 दिन या 30 दिन पहले। और शॉर्ट नोट्स हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में भी। प्लीज उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको खुद में खुद दिखने लग जाएगा। फोर्थ मिथ क्या है? मॉक टेस्ट स्कोर डिफाइन द सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉक टेस्ट लगाने से या उसके अंदर ज्यादा मार्क्स आने से ये डिसाइड नहीं होता कि आप आराम से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, सब में अच्छा स्कोर आ रहा है, मगर मेन एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ तरीके से ब्लंडर हो गया, कुछ ना कुछ तरीके से कंफ्यूज हो गया। हमेशा एग्जामिनर ऐसे ना ऐसे कोई ट्रैप छोड़ के जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर मारते। क्यों? क्योंकि प्रेशर। वो प्रेशर कम करने का क्या तरीका है, यही हम भी सिखा रहे हैं। और प्रेशर कैसे कम करें, इसी के लिए मैं अलग अलग फेज में वीडियो ला रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में फ्रेशर और क्लियरिटी आए। देखिए, दो कॉन्सेप्ट बताओ, एक मैक्रो होता है माइक, और एक होता है कुछ आपके छोटे मोटे चीजें। तो मैक्रो लेवल पे टॉपर्स बताते हैं, मगर मेरा काम है कि आपको माइक्रो लेवल पे आइडेंटिफाई करवाना कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो आप गलती से भी ना फॉलो कर लें।
मतलब मेरी तरफ से यही क्लियरिटी रहती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है। मैं कुछ यहाँ पे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मगर ये जरूर बताने आया हूँ कि अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पे अच्छे से फोकस कर लोगे ना, तो आपसे कभी ये मिस्टेक नहीं हो पाएगी। ओके। मॉक टेस्ट आर फॉर लर्निंग पैटर्न, नॉट फॉर ये प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट। हमेशा ये फोकस में रखना कि मॉक टेस्ट के नंबर मैटर नहीं करते, उसके ऊपर से जो आपने एनालिसिस किए, जो नोट्स बनाए हैं, उसके क्या सबसे बड़े रोल है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो उसके ऊपर आप जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा आपको एक पावर भी मिलेगी, वर्क भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। ओके। तो मॉक टेस्ट, मॉक मार्क्स इज इक्वल टू सिलेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। मॉक से जितना आप लर्निंग करोगे, वो सिलेक्शन में आपकी मदद करेगा, ये जरूर है। तो हमेशा सीखने के मकसद से उसको लीजिए। ओके। अब मिथ 5 क्या है? लक डिसाइड सिलेक्शन। हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो दिया, मगर उस साल पेपर बहुत हार्ड आ गया तो मेरा हुआ नहीं। अभी भी यही हुआ था, 2024 में भी यही हुआ ना। बहुत सारे लोगों ने बोला पेपर बहुत हार्ड आ गया। देखिए, पेपर हार्ड आया तो सीट भी ज्यादा थी। और हार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। ये दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि उस साल यूनिक पेपर आ गया, फिर मेरे से हुआ नहीं। बिकॉज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने जो ऊपर के 4 मिथ में से कोई जरूर एक ना एक मिथ को किया होगा, जिसके वजह से आपके सिलेक्शन होने में या प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत आ गई। ओके। तो क्या होता है कि यूपीएससी टफ है, यूपीपीसीएस टफ है, ये तो लक है तभी होगा। मैंने सुना है मेरे चाचा या मामा के लड़के ने किया था, नहीं किए, नहीं हो पाए, उनका प्री नहीं निकल पाया आज तक, वो बहुत मेहनत कर लिए थे, वगैरह वगैरह। लक फेवर ओनली दोज हु नो एलिमिनेशन प्लस रिवीजन प्रॉपरली। जिसके पास एलिमिनेशन टेक्निक और रिवीजन की एक टेक्निक है, वो स्मार्ट स्टडी को अच्छे से फॉलो करके आराम से निकाल सकता है। और ये कौन बता रहा है? हम बता भी रहे हैं, और इवन मैं अपने यूट्यूब के लेक्चर के थ्रू पे भी आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे कैसे इस चीज को फॉलो किया जा सकता है। ओके। तो एलिमिनेशन प्लस पीवाईक्यू क्या करता है? रिड्यूस करता है आपका रैंडमनेस। मतलब कि जब आप एलिमिनेशन अच्छे से करना सीख जाते हो, पीवाईक्यू से अच्छे से गो थ्रू हो जाते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन से रैंडमनेस, अगर कभी कभार यूपीपीसीएस कोई रैंडम क्वेश्चन फेंक के मार दिया आपको और आप पहला परेशान हो जाओगे, जैसे 2024 में हुआ था। लेकिन आपको पता है कि पीवाईक्यू में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पहले ही आ चुके हैं, बस उस ट्रेंड को फिर से इस बार उठाने की कोशिश कर दिया था, और आपको ये पता है, तो आपको ये एलिमिनेशन और पीवाईक्यू वहां पे वर्क कर जाता है, और फिर आप कॉन्फिडेंट रह जाते हो। तो लक जो है तभी काम करता है जब स्ट्रेटेजी सही होती है। तो हमेशा ये याद रखना। तो स्ट्रेटेजी के लिए आपको रिवीजन और एलिमिनेशन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना। ओके। और एलिमिनेशन इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, आप उसको जाके आराम से देखिए। मेरा व्यूज क्या है, देखिए मैंने कुछ कुछ बुक के लिए बताया है कि एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों मैंने ऐसा बोला था? मैंने 2022, 23, 24 के पेपर अच्छे से हैंडल किया, एनालाइज किया। 68 जो क्वेश्चन है वो लगभग एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे। 23 जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी और करंट अफेयर से थे। 59 एडवांस सोर्सेस से थे। तो अभी आपको क्या कि बेसिक नोट्स आपके अच्छे से हो जाने चाहिए, मतलब घटना चेक एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर लिए। तो 68 प्लस 23, ये आपका बहुत अच्छे से, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 6 7 8 9, 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन सिर्फ आपके हाथ में, सिर्फ क्या आपको ये सिर्फ ये दो बेसिक बुक कर लेनी। रेस्ट करंट अफेयर अपना काम करके जाएगा, करंट अफेयर से आप आराम से कर लोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन एडवांस बुक में रिपीट होता है। तो आपने करंट अफेयर कर लिया, एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है, और एडवांस करंट जितने भी एनसीईआरटी और करंट अफेयर को कंबाइन करके कर लिया, तो आराम से क्वालिफाई, मतलब 91 क्वेश्चन, जैसे मैं बोला 60% जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर दे रहा हो, आपके घटना चक्र कवर कर दे रहा हो। ओके। कोचिंग नोट्स आर इनफ नहीं, इनफ नहीं होता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोचिंग जो नोट्स होती है सिर्फ उसके डिपेंड रह के उसको ही करोगे तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि हर बार सिर्फ कोचिंग के नोट्स से आएगा जरूरी नहीं है। आप इस बार नहीं करोगे मगर नेक्स्ट टाइम पे जरूरी मेरी बात समझोगे कि जब जो आप भूलते हो सिर्फ उसके नोट्स बनाओ, जो याद रहते उसके नोट्स मत बनाओ, और सबसे बड़ा नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर इज इक्वल टू मेंस इजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरा प्रीलिम्स निकल गया होता तो मैं मेंस आराम से निकाल लेता हूँ, मेरा मेंस बहुत अच्छा है मगर प्रीलिम्स मेरा अच्छा नहीं है, डेफिनेटली मैं निकाल रहा हूँ। सब गलत है। जिसका मेंस अच्छा होता है डेफिनेटली प्रीलिम्स निकालने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत रेयर होते हैं जिनका मेंस अच्छा होता है प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, बहुत कम होता है। ऐसे मैं भी 2 3 लोगों को जानता हूँ, मगर वो बहुत कम होते हैं। मगर इसके आड़ में पूरा पूरा, या तो राजेंद्र नगर बोलो, मुखर्जी नगर बोलो, प्रयागराज बोलो, पूरा बस इसी के आड़ में बैठा है, बस मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मैं मेंस आराम से निकाल लूंगा, ये गारंटी है। उनका प्रीलिम्स कभी निकलता नहीं है और मेंस के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। जब उनको मेंस के बारे में बताओ तो इतनी सारी बुकें पढ़नी है, ये तो गलत है, ये तो यूपीएससी की पढ़ाई है। भाई बिलीव मी, मेंस एक अलग लेवल का गेम है, वो प्रीलिम से काफी टफ है वो। ठीक है। और उसमें याद करना पड़ता है, यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आपके पास 4 ऑप्शन है, उस 4 में से आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको याद रहता है वो ब्रेन। करंट अफेयर,
करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल तो करता है। आई दृष्टि आती है, कुछ लोग यूपीएससी वाले होंगे जो पहले विजन आइज की पढ़ी, तो विजन आइज में शॉर्ट न्यूज है उसको पढ़िए, फिर आई दृष्टि पे आ जाइए, एनिमल मैगजीन। और मैं अपनी तरफ से करंट अफेयर के लिए एक वीडियो भी लाऊंगा। वीडियो तो फ्री में रहेगी, मगर उसके अंदर जो कंटेंट रहेंगे वो पेड रहेंगे, तो उनके पीडीएफ चाहिए तो आपको सेम चीजें हमारी बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे फोन कर लीजिए, आराम से आपको डिटेल मिल जाएगी। मल्टीपल मॉक टेस्ट, मल्टीपल मॉक टेस्ट देना सही है कि गलत है, हम सब दे भी रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है। मॉक टेस्ट दीजिए, गलती फाइंड आउट करिए, आगे बढ़िए। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैंने ज्यादातर मॉक टेस्ट से ही सीखा है। और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, हमेशा ये 5 मिथ को हमेशा ध्यान में रखना। कौन सा था? सबसे पहला था कि आपको मोर बुक नहीं प्रेफर करनी है, ओनली करंट अफेयर पे सिर्फ नहीं जाना है, लास्ट का 1 मंथ में कुछ नहीं होने वाला, जो होगा रिवीजन होगा, मगर उसके पहले भी आपको अपना बेस क्लियर रखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट स्कोर डिफाइन सक्सेस जरूरी नहीं है। लक डिसाइड सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपका रिवीजन और एलिमिनेशन अच्छा है। उसके बाद मैंने अपने व्यूज पॉइंट बता दो जो यहाँ पे है, पूरे एनसीईआरटी कैसे रोल करता है, डायरेक्ट करंट अफेयर कैसे रोल करता है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी डिटेल के लिए हमारा नीचे नंबर जा रहा है, आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।